नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो कि अध्याय 4 लेन देन का बदलता स्वरूप, जो कि राजनीतिक शास्त्र क्लास 6 का यह बुक है। और हम इससे पहले जो कि 1 से 3 तक पढ़ लिए हैं, इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जो कि प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो हम जो सिविक्स अर्थात जो पॉलिटी में पढ़ रहे हैं क्लास 6 का, तो उसमें हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें लेन देन का बदलता स्वरूप। लेन देन का बदलता स्वरूप कहने का मतलब है कि आज के समय में जिस हिसाब से हम लेन देन करते हैं, जैसे अभी मुद्रा क्या है, रुपया भारत की। तो यहाँ पर जो रुपया है, तो इसका भी अभी बदलाव हुआ है। जैसे अभी हम क्यूआर कोड के द्वारा या यूपीआई के द्वारा हम लेन देन करते हैं। यही जो है लेन देन किस प्रकार जो है, स्टार्टिंग से किस प्रकार जो इसका प्रचलन प्रचलन हुआ और किस प्रकार से इसका स्वरूप बदलता गया। जैसे पहले के समय में जो है, आप जाइएगा या पता कीजिएगा अपने दादाजी से या घर में जो भी मेंबर हैं, तो उनसे पता चलेगा कि जो पहले आप लोग जैसे अनाज ही किसी को लाना होता था, तो अनाज एक मतलब कपड़ा देकर अनाज लिया जाता था। या मान लीजिए अभी अब अपने बचपने के समय की याद कीजिए। अभी ऐसा बहुत सारे गाँव में देखने को मिलता है कि यदि आपको आइसक्रीम खाना है, तो आप उसके बदले कुछ अनाज दे दीजिए या मक्का दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए या किताब दे दीजिए, तो आपको जो कि कुछ खाने के लिए मिल जाएगा या कुछ रुपया मिल जाएगा। तो अभी भी इस प्रकार से है। तो पहले के किस प्रकार से जो लेन देन का जो स्वरूप बदला, जो कि हमें कोई सामान लेना है तो उसको अनाज देना पड़ता था, तो उसके बदले हमें कोई सामान दे देता था। तो ये जो लेन देन का जो जिस प्रकार बदला है ना, इसका जो बदलता स्वरूप है, हम उसी के बारे में हम इस अध्याय में जो कि डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम जो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि जैसे ही सुबह के 4 बजे घड़ी में अलार्म बजना शुरू हो गया। अलार्म की आवाज सुनते ही अभिषेक जग गए। एक बात तो है, एससीईआरटी की बुक्स पढ़ने से यही फायदा होता है कि आपको स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से यह बताया जाता है, समझाया जाता है और पढ़ने में भी मजा आता है। तो यहाँ पे अभिषेक है। अभिषेक सुबह के 4 बजे उठ जाता है घड़ी के अलार्म से, और उसने अपनी छोटी बहन अंकिता को भी उठाया। घर के बाकी लोग भी उठ गए। अभिषेक और अंकिता दोनों बहुत खुश थे। कई साल बाद वे अपने गांव, जो कि गांव का नाम उसका चक्री, ठीक है, वो अपने चकरी गांव जो कि जा रहा था, जो कि सिवान जिला में, या इसका जो चकरी गांव है ये सिवान जिला में पड़ता है। तो वहां जा रहा था, मतलब शहर से वह गांव की ओर जा रहा था, इसलिए खुश थे कि जैसे आप लोग भी जैसे नानी गांव जाने का मन हो या कहीं जाने का मन हो, तो बहुत उत्साह मतलब मन में आता है कि वाह, हम वहां जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, मतलब बहुत सारी बात होता है। तो इसी तरह अभिषेक और अंकिता दोनों बहुत खुश थे। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सभी काफी थक गए थे। अभिषेक और अंकिता जल्दी ही खा पीकर सो गया। क्यों? क्योंकि रात में गांव में क्या होता है, जल्दी सो जाता है लोगों का थकान काम, क्योंकि गांव में सभी लोग कृषि कार्य करते हैं, अनेकों कार्य करते हैं। तो वहां लोग जल्दी मतलब थक जाने के कारण जो है जल्दी सो जाते हैं। वही शहर में देखिएगा तो 12 1 बजे 2 बजे के बाद ही सोया जाता है। तो अंकिता, जो सुबह अंकिता की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी दादी एक महिला से दही ले रही थी। दही लेने के बाद उसने उस महिला को 2 किलो गेहूं दिया। आप देखिए, यहाँ पर जो वस्तु विनिमय प्रणाली हो रहा है, यहाँ अनाज विनिमय प्रणाली आप बोल सकते हैं। अनाज के द्वारा, अनाज में जैसे गेहूं देकर, चना देकर या मक्का देकर जो लेन देन जो करता है, लेन देन करना ही विनिमय कहलाता है। तो एक महिला से वह, उसकी दादी है, दही ले रही है, उसके बदले 2 किलो अनाज दे रही है। या देख कर उसे काफी आश्चर्य हुआ। मतलब वह सोचने लगी ऐसा भी होता है, क्योंकि अभी तक उसने पैसे से ही सामान खरीदा था। मतलब वह शहर में रहती है, देखा, वह देखती थी कि पैसे से ही लेन देन होता है, लेकिन ये गांव में अभी ये चीज देखने को मिलता है। उसको बहुत अच्छा लगा। सुबह 10 के आसपास अभिषेक घर के जो के बाहर मतलब बरामदे पर बैठकर पढ़ रहा था, तभी उसकी ध्यान, मतलब भूपू, भूपू मतलब जो एक पीपी जो होता है साइकिल पे या बाइक पे लगा पी 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 करता रहता है, वही भूपू की आवाज पर आ गया। पास जाकर उसने देखा तो एक साइकिल पर कोई आदमी आइसक्रीम बेच रहा था। साइकिल पर देख रहे हो आइसक्रीम बेच रहा है, ये भूपू गाड़ी लगाया हुआ है, पी 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 वाला। शायद ये है क्या? और यही है। उसके बाद यहाँ
उसके बाद बात करें तो बच्चे उसे चारों तरफ से घिरे हुए थे। मतलब वह देखा कि एक जो भूपू गाड़ी वाला साइकिल वाला आया हुआ है, उसके चारों तरफ बच्चा है, घिरे हुए हैं। किसी बच्चे के हाथ में गेहूं तो कोई मक्का लेकर आइसक्रीम ले रहा था। यहाँ पर जो है कोई गेहूं दे रहा था तो उसके बदले आइसक्रीम मिल रहा था, कोई मकई दे रहा था तो आइसक्रीम। ऐसा हम भी किए हैं। एक बच्चे को आइसक्रीम विक्रेता ने कहा कि 2 मुट्ठी गेहूं लाओ तब आइसक्रीम मिलेगी। मतलब 2 मुट्ठी गेहूं के बदले आइसक्रीम मिलेगा, एक आइसक्रीम, वो भी 1-2 रुपए का होता है। अभिषेक ने देखा कि आइसक्रीम वाला बच्चों से लगभग 100 ग्राम गेहूं लेकर एक आइसक्रीम दे रहा था। मतलब 100 ग्राम गेहूं के बदले एक आइसक्रीम दे रहा था। अभिषेक दौड़कर घर के अंदर गया और एक डालिया में अंदर से सॉरी अंदाज से अपना मन से वह 100 मतलब जो ग्राम गेहूं लेकर आया और आइसक्रीम वाले को दे दिया। आइसक्रीम वाले भी एक आइसक्रीम दे दिया। अब कुछ देर बाद मूंगफली और जो है सोन पापड़ी बेचने वाला आया। उसने अंकिता ने गेहूं के बदले कुछ मूंगफली और सोन पापड़ी खरीदा। सेम बहन भी इसी तरह प्रक्रिया अपनाया। अभिषेक और अंकिता को सामान खरीदने का यह तरीका काफी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ सामान खरीदने के लिए उसे किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़े और अनाज लेने से कोई नहीं रोकता, है ना। तो ये बात है, किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ा, अनाज घर में रखा हुआ था, गोदाम में चलाया, खरीद के खा लिया। तो यही है वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली। अब किसी के बदले कोई सामान, जैसे प्रश्न यहाँ पर है, क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने वस्तु देकर किसी वस्तु को खरीदा है? यदि हाँ तो वर्णन करें। जी, हम ही खरीदे। शाम को दोनों बच्चे अपने दादाजी के साथ उस दिन लगने वाले गांव के एक साप्ताहिक बाजार गया। साप्ताहिक बाजार कहने का मतलब सप्ताह में एक बार बाजार लगता है। अभी भी गांव घर में चले जाइए तो वहां सप्ताह में 1 बार 2 बार गांव बाजार लगता है। जैसे अब मतलब डे डिसाइड रहता है कौन दिन हाट लगेगा, बाजार लगेगा। जैसे मान लीजिए मंडे को लगेगा या रविवार को लगेगा या शुक्रवार को लगेगा या बुधवार को, मतलब कोई दिन डिसाइड रहता है। यहाँ दादाजी ने सबसे पहले उनके लिए कुछ जलेबियां खरीदी, कुछ स्टील के बर्तन और चादर खरीदकर घर लौट आए। यहाँ दादाजी ने सभी दुकानदारों को उनके वस्तुओं के बदले पैसे दिए। यहाँ जो है इसके दादाजी वस्तु खरीदा, लेकिन इसके बदले यहाँ क्या दे दिया जा रहा है? पैसा दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ जो है वस्तु, कोई जैसे आइसक्रीम खरीदा तो गेहूं मक्का कुछ भी देकर खरीदा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो मुद्रा विनिमय प्रणाली, सॉरी, इसको भी अभी वस्तु जो है वस्तु विनिमय प्रणाली भी बोल सकते हैं। आगे हम समझते हैं। घर लौटने पर अभिषेक ने दादाजी से कहा, दादाजी कितना अच्छा होता है कि कोई सामान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं हो, सिर्फ कोई सामान देकर ही विक्रेता से उसकी वस्तु खरीदी जा सकती है। मुझे तो यह काफी अच्छा लगा। और जब वस्तुओं के माध्यम से किसी वस्तु की खरीद बिक्री की जाती है तो फिर बाजार से सामान खरीदने पर दुकानदारों को पैसे क्यों दिए जाते हैं? जब वस्तु, मतलब ये अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें भी थोड़ा कोई प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? जैसे हम बताते हैं, जैसे कोई मान लीजिए हमें कोई सामान खरीदना है, हमारे पास बड़ा कोई वस्तु है, अब उसको तो तोड़ कर फोड़ कर दिया नहीं जा सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे यह सुनकर दादाजी ने बताया कि बहुत पहले रुपये या सिक्के का जो प्रचलन नहीं था। कहने का मतलब समय, बहुत समय पहले जो सिक्के रुपये नहीं था, तो एक समय था कि जब मनुष्य अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति खेत से उपजा कर इकट्ठा कर पूरा कर लेते थे। मतलब जो जो भी आवश्यकता था उसको पूर्ति करने के लिए वह खेत से कोई भी अनाज जो उपजा कर या इकट्ठा कर पूरा कर लेते थे। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति से मतलब जो भी बच गया उसको वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब अदला बदली के द्वारा वह अपना जीवन यापन करते थे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमें जो है 100 kg अनाज हुआ, ठीक है। 100 kg अनाज हमारे घर में, मान लीजिए 50 kg ही अनाज की मतलब साल की खपत है। तो 50 kg बच गया तो उसको क्या करेंगे? उसको गोदाम में रखेंगे फ्यूचर के लिए, वह खराब हो जाएगा। तो हम वस्तु विनिमय अदला बदली करके कोई अच्छा सामान खरीद कर रख लेते हैं ताकि वह खराब ना हो। तो इसी तरह किया जाता था। यदि लोहार खेती कार्य के लिए किसी कुदाल या हल बनाता था तो किसान कोई अनाज देकर भी उसे खरीद लेता था। मतलब जैसे लोहार है या कोई भी दुकानदार कोई भी सामान बनाया तो उसके वस्तु के अनाज के जगह
बदले अनाज देकर या कपड़ा देकर वह सामान खरीद लेता था। उसी प्रकार मान लो कि लोहार को चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता हो तो वह जो चर्मकार जो चमड़ा बनाने वाले होते हैं, मतलब जो जूता या चप्पल बनाने वाले होते हैं कार, उस उससे वह वस्तु को खरीदता था। इसके बदले वह उसे लोहे से निर्मित कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज दे देता था। तो इस प्रकार से पुराने समय में, मतलब बहुत पूर्व, ये ऐसा प्रचलन था। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होता था कि आपसे हम कितना अनाज लेंगे या आपसे कितना वस्तु हम लेंगे, उसके बदले हम अपना वस्तु, मतलब जो भी सामान है, आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये बातचीत के द्वारा परंपरा, मतलब जो है जैसे हम सामान ही खरीदने के लिए जाते हैं, मान लीजिए मार्केट में 50 रुपये आम है, तो 50 रुपये आम है, तो हम बोल रहे 50 रुपये आम हम नहीं लेंगे, सस्ता कम करना तो कीजिए, ना तो हम जाते हैं आगे देखें ट्राई करेंगे। तो बोले ठीक है 40 रुपये ले लीजिए। मतलब हम बातचीत से डिस्कस नहीं, भैया और सस्ता कर दीजिए ना, तो ठीक है ले लो 30 रुपये, और कम लेना है फिर ये में ले लो। मतलब इस हिसाब से बातचीत बातचीत होता है। तो अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते थे। इस प्रणाली को जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया है। जो वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब जिसमें हम अपने बातचीत के द्वारा कोई वस्तु को देकर दूसरे सामान खरीदना ही वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली कहा जाता है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन ही होता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयां थी। बाद में जब रुपयों का चलन शुरू हुआ तो लेन देन, वस्तुओं की खरीद बिक्री तथा व्यापार में काफी सहूलियत होने लगी, और इसी सहूलियत के लिए वस्तुओं की खरीद रुपयों के माध्यम से करना पसंद किए जाने लगा। मतलब ये सब हुआ, मतलब जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। प्रॉब्लम क्या आने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक अच्छा चीज दिया हुआ है, जब जब किसी वस्तु की खरीदी बिक्री दूसरे वस्तु के माध्यम से किया जाता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मतलब जब कोई वस्तु की खरीदनी, मतलब खरीदी करनी हो, तो हम उस कोई वस्तु के बदले कोई, मतलब उस वस्तु को खरीदना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो इसको याद रखेगा क्योंकि ये अच्छा चीज है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, जो कि कुछ प्रश्न है, गांव या शहरों में वस्तु विनिमय प्रणाली का और कौन कौन सा उदाहरण दिखता है। तो गांव घर में तो बहुत सारे हैं। चलिए आप लोग जवाब दे दीजिए इस प्रकार के प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है वस्तु विनिमय प्रणाली में। बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। अब प्रॉब्लम क्या आता है भाई, तो यहाँ पर देखिए बताते हैं इसको। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ की बात करें, तो कठिनाइयाँ में यहाँ, जैसे यहाँ पर बात कर रहा है, मुझे आम के बदले गेहूं नहीं आलू चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये आम दे रहा है, तो ये अनाज लेने के लिए गया, तो ये व्यक्ति बोलता है कि देखिए भाई, मुझे आम नहीं चाहिए, आम जल्दी खराब हो जाता है, आप दूसरा चीज ला कर दीजिए, जैसे गेहूं है तो गेहूं लाइए, आलू है तो आलू लाइए, तब हम आपको अनाज देंगे। हमें जो है ये चीजें नहीं चाहिए, आम मेरे पास है। बहुत सारी बात हो सकता है। तो अब इस व्यक्ति के पास तो है नहीं जो देगा, या उसको अनाज जरूरत है, अनाज लेगा। तो यह बोला मुझे आम चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। मतलब ये इस तरह की से बात हो रहा है, तो प्रॉब्लम तो आ रहा है यहाँ। इसी तरह बात करें यहाँ पे, जो है ऊपर के चित्र से स्पष्ट है कि यदि किसी के पास गेहूं है और उसके बदले वह आम चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास आम हो और उसके पास गेहूं चाह, मतलब जो गेहूं बदल सके। मतलब अब मान लीजिए मुझे गेहूं चाहिए, अब मेरे पास आम है, तो मुझे वैसा व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं है और वह आम ले सकता है। ऐसा व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा तो मिलेगा नहीं। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के दोहरे जो संयोग का अभाव होता है, ऐसा हो बहुत कम संभावना रहता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल से यहाँ समझिए। एग्जाम्पल है कि अब यहाँ इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये बर्तन वाले हैं, और ये व्यक्ति गया बर्तन खरीदने के लिए, कपड़ा लेकर। इसमें बोल रहा है इस बर्तन का कितना कपड़ा दोगे। मतलब ये बर्तन है, ये बर्तन वाले बोल रहा है
कि हम आपको ये बर्तन देंगे, आप कितना कपड़ा दोगे? तो ये कपड़ा वाला बोल रहा है देखिए भाई, हम आपको 2 हाथ कपड़ा दूंगा। तो ये बर्तन वाले बोल रहा है इस बर्तन के लिए मुझे दूसरे गांव में 4 हाथ कपड़ा मिल जाता है। ये बर्तन वाला बोल रहा है कि आप मुझे 2 ही हाथ कपड़ा दे रहे हैं, हम किसी दूसरे गांव में जाते हैं तो 4 हाथ कपड़ा मिल जाता है मुझे। तो ये कपड़ा वाला भी बोलता है, ये भाई साहब दूसरे गांव में तो मुझे 1 हाथ कपड़े में ही ऐसा बर्तन मिल जाता है। आप देखिए है ना दिक्कत। तो यही वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कतें आता था। आप देखिए यहाँ बोल रहा है पूरा एक दिन, ये बर्तन वाला बोल रहा है भाई साहब, जो है ये व्यक्ति को बोल रहा है कि पूरा एक दिन लग जाता है एक बर्तन बनाने में, इसकी मिट्टी भी दूर से हमें लानी पड़ जाती है। तो ये भी कपड़ा वाला बोल रहा है ओ भाई साहब, मुझे भी तो पूरा एक दिन लग जाता है 1 हाथ कपड़ा बनाने में। नहीं समझ रहे हैं? तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कत होता था। और हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक मटका को बेचने वाले और एक कपड़ा बेचने वाले के बीच बहस हो रही है। वस्तु विनिमय में अक्सर चीजों के मोल को लेकर खींचातानी होती रहती। खींचातानी मतलब बाता बाती है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, ऐ 40 रुपया में देवा तो दा, नहीं देवा तो छोड़ा, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ तो नहीं देंगे, जाओ ना, जाओ काम करो, दूसरा जगह ट्राई करो। आपको बोलने का तरीका नहीं है, मतलब ये बातचीत होता रहता है। तो ये वही बात है खींचातानी। आप 50 रुपया बोल रहे हैं, हो भाई साहब 20 रुपया में देना है तो दीजिए, नहीं देना है हाँ तो फिर बोलेगा चलिए ठीक 30 रुपया लगा देते हैं, नहीं हमें तो 20 रुपया में लेना है। तो ये बोलता है चलिए हाँ 25 रुपया लगा, इससे कम नहीं होगा, लेना तो लीजिए, नहीं लेना है तो दूसरा जगह ट्राई कीजिए। हाँ तो आप इतना तो कम कर ही दिए, थोड़ा और कम ही कर दीजिए, मेरा भी बात रख लीजिए। आप ही का बात तो रख ही रहे हैं। 50 रुपया था, 50 रुपया के बदले हम 25 रुपया में दे रहे हैं। तो इस हिसाब से जो बातचीत होता है खींचातानी, यहाँ मतलब जो है बर्तन वाले कपड़े वाले के बीच में हुआ। तो आपस में मूल्य तय करना आसान नहीं है। यदि वस्तु की बहुत सी वस्तुओं के बीच लेन देन होता तो यह और भी कठिन हो जाता। कहने का मतलब यहाँ जो है बात विचार के द्वारा हम लोग जो है उसको कम करने, मतलब जो है डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ काम हो जाए, निकल जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। यहाँ जो है बहुत, मतलब बहुत उसको आसान ही बोला जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे समस्या आता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे, इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये बकरी वाले हैं, ठीक है, और ये जो है बकरी लेकर जो है अपना गया हुआ है सामान खरीदने के लिए। यहाँ पर बोल रहा है ये अनाज वाला है, ये है बकरी वाला, पिछले साल तुमने एक बकरी के बदले 6 टोकरी अनाज दिया था। ये बोल रहा है कि आप तो पिछले साल तो हमें जो एक बकरी हम आपको दिए थे, जो 6 टोकरी अनाज दिए थे। तो ये बोलता है मेरे पास तो भाई साहब 3 ही टोकरी अनाज है, आप क्या करें? अभी दोनों को जरूरी है, मतलब ये बकरी लेगा तो ये अनाज लेगा, इसको अनाज को बहुत जरूरी है। तो ये बात है, अब इसके पास 3 टोकरी, अब कहाँ से जुगाड़ करेगा? मान लीजिए किसी दूसरे से लेगा तो बकरी तो वो बोलेगा हम 3 टोकरी हम दिए तो आधा तो हम लेंगे, तो वो बोलेगा आधा हम लेंगे। इस तरीके से बात हो सकता है। यहाँ पर मुझे उस अनाज तो चाहिए, लेकिन 3 टोकरी अनाज तो केवल आधी बकरी के बराबर है ना? अब ऐसा ना होगा कि आधा करके ये ले ले और आधा ये ले ले, ऐसा नहीं होगा। पर बकरी को तो आधा नहीं कर सकते हैं, तो कुछ उपाय सोचिए। तो ये सारी दिक्कतें होता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर के चित्र में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बकरी वाले को अपनी बकरी के बदले 6 टोकरी आना चाहिए। मतलब वह जो बकरी वाला है उसको बकरी देकर उसको कितना टोकरी चाहिए? अनाज 6 टोकरी चाहिए, लेकिन अनाज वाले के पास 3 टोकरी अनाज है। ऐसी स्थिति में वह बकरी को आधा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि वह शेष 3 टोकरी अनाज किसी अन्य व्यक्ति से भी लेता है तो दोनों व्यक्तियों के बीच अपनी बकरी का विभाजन नहीं कर सकता है। अनाकानी तो होगा ही कि भाई हम बकरी लेंगे, हम 3 टोकरी दिए तो बोले हम तो 3 टोकरी दिए हैं। तो इस तरीके से जो है दिक्कत हो रहा है। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में जो वस्तु विभाजन में बहुत सारी कठिनाइयां होती थी। इसके अतिरिक्त वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें निम्न उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। अब बात करें तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो संचय अर्थात जो जमा करने का
काम केवल वस्तुओं के रूप में होता था। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में मान लीजिए हमें कोई चीज है, अब उसको हमें बेचना नहीं है, ठीक है, तो हम तो उसको संचय करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। या मान लीजिए हम उसको बेच दिए वस्तु विनिमय प्रणाली में, तो फिर भी वस्तु के द्वारा मान लीजिए हमें, मेरे पास हम कपड़ा जो है कपड़ा को तैयार किया, ठीक है। अब एक हाथ कपड़ा जो तैयार करने में 1 दिन लगा, किताब के अनुसार ही बात करते हैं। अब यहाँ 50 हाथ कपड़ा तैयार किया, 50 दिन का मेहनत है भाई साहब। आप बात करें तो 50 हाथ कपड़ा तैयार की, अब हमें इतना कपड़ा लेकर क्या करेंगे? तो हमें इसको क्या करना है, इसको कहीं रखेंगे कपड़ा को, तो घर में रखेंगे तो चूहा काट सकता है, खराब हो सकता है, बहुत सारी दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, इसको जाएंगे मार्केट में, अदर कोई सामान लेने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये बहुत सारे दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए जो वस्तु को अधिक दिनों तक हमें संचय करने में उसको मतलब जो है यहाँ पर सड़ने गलने का भय होता था। यदि संचय गाय घोड़ा बकरी मुर्गा आदि के रूप में लिया जाए तो उसको बीमारी होने के कारण मृत्यु भी हो सकता है। ये सब काफी प्रॉब्लम होता था, अतः इस प्रणाली में संचय करना कठिन होता था। इस प्रकार इस प्रणाली में संचित मूल्य या संपत्ति जो वस्तु के रूप में होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफी कठिनाइयां भी होता था। मान लीजिए हम ऐसा भी करें तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान, क्योंकि आसे पास में नहीं होता, दूसरी जगह ले जाना है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में काफी दिक्कत होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत सारे। अब उसको उतना कपड़ा कैसे उठा कर ले जाएंगे, या मान लीजिए हमें गाय को ले जाना है दूसरी जगह, तो फिर ले जाने में दिक्कत, लाने में अब कोई सामान लाएंगे वहां से तो अलग। अभी का क्या समय कि हम जेब में पैसा रखें, अब तक कागज वाला नोट है, रखें कहीं भी चले गए तो सामान लेके चले आए। अब तो वो भी नहीं करना पड़ता है, आप गए इसके लिए यूपीआई। तो इस तरीके से जो है हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली में मतलब संभ्रम प्रॉब्लम होता था। मान ले कि अविनेश का मकान सहरसा में, ठीक ना, जो अविनाश है, अविनाश का जो मकान सहरसा में, जिसे बेचकर वह पटना जाकर बसना चाहता है। अब इस मकान को बेचकर वह पटना जाना चाहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान का जो मूल्य जो वस्तु गाय या अनाज आदि के रूप में प्राप्त होगा, इसी के रूप में ना होगा। मान लीजिए उसको पैसा उसा तो उस समय प्रचलन नहीं था, उसको मकान बेच कर सहरसा से पटना जाना है, तो उस मकान जो लेगा तो उसके बदले गाय देगा या अनाज देगा या अदर जो भी कुछ है वह देगा, पैसा तो चलता नहीं था। तो प्रॉब्लम तो अब बहुत, आप कितना अनाज देगा या कितना गाय देगा, यही बात है ना। तो उसे पटना ले जाना काफी कठिन होगा, पटना ले जाना दिक्कत होगा। अर्थात इस प्रणाली में मूल्य के जो हस्तांतरण मतलब जो हम हाथ से आदान प्रदान करते हैं उसका काफी अभाव था। तो ये सब काफी कठिनाइयां होता था। उसके बाद बात करें कुछ मुद्रा या मुद्रा मुद्रा मतलब यहाँ पर देख रहे हैं जो कुछ सिक्के कॉइन्स आया, यहाँ पे मुद्रा से जो है सहूलियत क्या हुआ कि मुद्रा आने से जो वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म होकर मुद्रा विनिमय प्रणाली शुरू प्रचलन हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं ये सब, बताइए कौन कौन पैसा है, तो पता नहीं चला। 12 पैसा है ना, ये 2 रुपया, 500 रुपया, ये 1 रुपया, 50 पैसा, ये भी 50 पैसा, ठीक है। ये सब तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती थी। उन कठिनाइयों के कारण व्यापार में दिक्कतें आने लगी। धीरे धीरे यह समझ बनने लगी कि कोई ऐसी वस्तु होना चाहिए जिसके बदले जरूरत की चीजें मिल जाए। मतलब वहां के लोग अब मतलब सोचने लगे पहले के समय में कि वस्तुओं में भाई बहुत दिक्कत होता है, मतलब कुछ ऐसा चीज होना चाहिए कि हमें जो सामान खरीदना चाहिए वह चीज देकर हम खरीद मिल जाए आसानी से। सोचने लग गया, उसी वस्तु को लेन देन का माध्यम मान गए, मतलब जो वैसा वस्तु ही कि सब उसी वस्तु के लेन देन का माध्यम मान, भले ही उस वस्तु की जरूरत ना हो बावजूद इसके उसे लेन देन का माध्यम माना गया। इसलिए कोई उसे लेने लेने में या कुछ देने में मना ना करे। मतलब कुछ ऐसा वस्तु होना चाहिए ताकि हमें जरूरत नहीं फिर भी उस चीज को ले ले, कोई ऐसा वस्तु होना चाहिए। जैसे अभी के समय पैसा रुपया जो है, नोट्स की बात करें या कॉइन्स की बात करें, हमें
कोई भी सामान खरीदना है तो इसके द्वारा खरीदते हैं। इसी तरह उस समय में सोचने लग गया कि ऐसा कोई वस्तु होना चाहिए जिसके द्वारा हमें लेन देन करने में काफी आसान हो। इसी के बाद धीरे धीरे मुद्रा का चलन शुरू हुआ। मुद्रा के चलन से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करना शुरू कर दिया था। लेन देन मुद्रा के माध्यम से होने लगा। इस प्रकार वे जो है सुविधा होने लगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो है बॉक्स बना हुआ है। जब किसी वस्तु की खरीदी बिक्री मुद्रा अथवा रुपये पैसे के माध्यम से किया जाता है उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। आपको अभी बताया है कि हमें कोई वस्तु खरीदना है तो हमें रुपया मतलब रुपये पैसे से के माध्यम से करना हो तो उसको मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या आप जानते हैं मुद्रा का जो प्रारंभिक स्वरूप मुद्रा वस्तु मुद्रा के रूप में था। मतलब जो है जो मुद्रा है तो सही बात है ये रुपया ही पहले वस्तु बनकर मतलब हम वस्तु के रूप में करते थे। वस्तु को एक सामान देते थे उसके बदले करते थे। जो प्राचीन की बात करें प्राचीन काल में मतलब बहुत पुराने समय में जब आदि मानव रहता था तो वहाँ आखेट युग था। मतलब जो जानवरों का आखेट शिकार करना और वह शिकार करके कोई चमड़ा देना या मांस देना उस हिसाब से अपना जो है लेन देन करता था। तो प्राचीन काल में जब मनुष्य जानवरों के शिकार के द्वारा जीवन यापन करता था तो पशु का खाल या चमड़ा का प्रयोग करके मुद्रा के रूप में किया जाता था। मतलब वही मुद्रा के रूप में किया जाता था चमड़ा का प्रयोग। बाद में जो चारागाह युग में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किए जाने लगा। उसके बाद मतलब चारागाह कहने का मतलब जो हम जो भी जानवर को पालते थे उसके बदले हम लोग जो मुद्रा के रूप में करते थे कि हम तुम्हें बैल देते हैं तुम मुझे कोई सामान दे दे। हम तुम्हें बकरी देते हैं तुम मुझे सामान दे दे। कोई भी जो चीज जरूरत है वह। उसके बाद मनुष्य खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग मुद्रा के रूप में किए जाने लगा। अभी आपको पढ़ाया। इस प्रकार से जो वस्तु मुद्रा जो उस प्रकार से वस्तु मुद्रा मतलब हम वस्तु मुद्रा करने का मतलब कोई वस्तु देकर लेन देन करना ही वस्तु मुद्रा कहा गया। अब बात करें तो प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो है प्राचीन काल से आज तक मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदलता आ रहा है। नहीं बदलता रहा। पहले कपड़े पहले तो जानवरों का जो अखेट करके जो है उसका चमड़ा का प्रयोग किया जाने लगा। फिर जो शिकार युग आया तो गेहूं मतलब जानवरों को देकर मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे और जो है सोना चांदी का देकर कोई सामान खरीदने लगे। मतलब काफी इस तरीके से जो इसका जो स्वरूप बदलता गया। वस्तु मुद्रा के रूप में सबसे पहले जो है धातु का यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ये सब इंपॉर्टेंट है। वस्तु मुद्रा के बाद सबसे पहले जो है धातु मुद्रा का प्रयोग शुरू हुआ। क्या वस्तु मुद्रा के बाद सबसे पहले क्या है धातु मुद्रा जिसमें जो है इसमें लोहा तांबा पीतल सोना चांदी का प्रयोग किया जाता था। लेकिन धातु मुद्रा में भी कई तरह की कमियां थी। कमियां क्या थी कि यह भारी होता था धातु के बदले। जैसे मान लीजिए हम किसी को चांदी दे रहे हैं अब कितना भारी होगा कितना या सोना दे रहे हैं तो सोना थोड़ा महंगा होता है चांदी सस्ता होता है। अब किसको कितना देना है ये तो बहुत समस्या होता था। लेन देन के बीच हमेशा संदेह बना रहता था क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। अब ये वजन की बात अलग है। अब क्या ये शुद्ध है कि नहीं मतलब सही है कि नहीं वह जांच करना भी कठिन होता था। इसके बाद जो है सिक्कों का प्रचलन शुरू शुरू हुआ। मतलब सिक्का जो आया मार्केट में। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। क्या भारत में सबसे पहले क्या बना चांदी के सिक्के। याद रखिएगा भारत में कई अलग अलग राजा आए सब अपना अपना अपने हिसाब से अपने राज्य में जो सिक्का चलाना शुरू किया। तो ये याद रखिएगा भारत में सबसे पहले क्या किसका सिक्का शुरू हुआ चांदी का। ये एग्जाम में पूछा गया था जो एक बीपीएससी एग्जाम में। बात करें हर राजा अपने राज्य के लिए सिक्के जारी करवाता था। हाँ जो उस समय जो है कि सभी राजा जो है अपने राज्य के अनुसार अपना सिक्का जारी करवाता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया नाम दिया। मतलब जो रुपया जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ही ने चलाया था चांदी का सिक्का। अब उसी को रुपया कहा गया था। सिक्के के आने से
हर बार वजन करना, शुद्ध जांचने की जरूरत नहीं होती थी। सिक्का जो आया तो अब जो धातु के ऊपर, जो हम लोग धातु के रूप में मुद्रा के रूप में करते थे, तो वहां शुद्धता कितना है, वजन, ये सब रुपया में नहीं करना पड़ता। मान लीजिए अभी 5 रुपया, अब सबका तो एक ही जैसा रहेगा ना, नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ा है कि मान लीजिए मेरे पास इसका वजन काफी है और इसका वजन कम है, ऐसा थोड़ा है। आप तो सब एक ही जैसा निर्धारित है। इसी तरह जो होने लग गया। अब बात करें तो जब उत्तर भारत में जो मुगल साम्राज्य के समय मुद्रा के रूप में सोने की मुहर और चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलता था, मतलब जो उत्तर भारत की बात करें, जो नॉर्थ भारत की बात करें और इंडिया की बात करें, तो मुगल के समय में जो है नॉर्थ में जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली, हरियाणा, मतलब ये सबको हम यदि काउंट कर ले, हरियाणा छोड़ देते हैं, झारखंड हो गया, तो पश्चिम बंगाल हो गया, तो सबको हम यदि जोड़ लें, तो उत्तर भारत में जो मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा के रूप में, रुपया के रूप में सोने की मुहर मुहर का जो है यहाँ पर देख रहे हैं, तथा चांदी के रुपया का तथा तांबे का दाम चलता था। जैसे जो है मुगल के समय की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं सोने का है, यहाँ पे चांदी का रुपया का जो है इसका मुहर के रूप में देखिए, उसमें उस समय का राजा महाराजा का जो है अपना कुछ ना कुछ लिखा हुआ, हमें तो आता नहीं है लेकिन, तो ये सब बात है। अब बात करें तो उस समय दक्षिण भारत में जो है, वही बात करें दक्षिण भारत, साउथ भारत की बात करें, तो सोने के सिक्के के रूप में जो हून और पन्नम जो चलता था, मतलब नाम है जैसे सिक्का होना हुआ, रुपया पैसा हुआ, इस दक्षिण भारत में उस समय जो है सोने के सिक्के के जो था, सोने के सिक्का उसको हून और पन्नम कहते थे। परंतु आज जो सिक्के के चलते हैं वो एल्यूमिनियम तथा निकल के बने होते हैं। लेकिन जो आज के जो सिक्के होते हैं, सिक्के देखते हो वह कैसा होता है, एल्यूमिनियम और निकल के बने होते हैं। इन सिक्कों की लागत उनके मूल्य से कम होती है। जैसे अभी देख लीजिए 10 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, तो ये क्या चीज का बना हुआ, तो ये तो एल्यूमिनियम और निकल का बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। मतलब आज के दौर जो है उसमें कौन सा, उसमें क्या चीज का, कौन धातु का प्रयोग किया, एल्यूमिनियम और निकल का प्रयोग करके किया गया। आगे बात करें तो अब पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा क्या होता है, जैसे अभी नोट का जो जिसको कहते हैं नोट, वह पत्र मुद्रा मुद्रा या कागजी मुद्रा कहलाता है। सिक्कों को आप देखिए, पत्र मुद्रा कागजी मुद्रा मुद्रा क्यों आया। अब मान लीजिए हमें 1,000 रुपया लेकर जाना है, ठीक है, 1,000 रुपया लेकर जाना है। अब मेरे पास तो क्वाइंस है, आप जेब में लेके जाएंगे या थैला में बहुत भारी होगा, वजन काफी हो जाएगा। अब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी दिक्कत होता था, तो इसके चलते पत्र मुद्रा आया, मतलब कागज वाला नोट आया। नहीं समझ में आया। उसके बाद जो है सिक्कों को एक स्थान से स्थान तक ले जाने में काफी परेशानियां एवं सिक्कों को घिस घिस कर अपना फायदा बनाने की आदत को देखते हुए कागज के नोट का चलन शुरू हुआ। इस पत्र या इसे मतलब कागज के नोट को ही बोला जाता है, जो है कागज के नोट को ही पत्र या कागजी मुद्रा कहा जाता है। भारत में कागज नोट छापने तथा जारी करने का अधिकार केवल किसके पास है, आरबीआई के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, याद रहना चाहिए। तो भारत में जो भी नोट छापने का काम करता हुआ कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, उसी को भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। अभी हमारे देश में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, है ना, ये 1,000 बंद हो गया, मोदी सरकार बंद कर दिया, 500 रुपया को बंद कर दिया, है ना, 2,000 रुपया भी जारी मतलब चलता था, उसको भी नोट बैन लगा दिया, क्योंकि जितना बड़ा रुपया होगा करप्शन होने की ज्यादा संभावना रहता है। तो नोट भारतीय रिजर्व के द्वारा ये सब भी जारी होता है, जो भी हम 20 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ये सब देखते हैं, तो ये सब आरबीआई ही जारी करता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 500 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, ये सब जो है नया रूप भी आ गया इसका ना, ये सब तो अब खत्म हो गया है, इसको तो मोदी जी सबको बैन लगा दिया। अब बात करें यहाँ पे कुछ प्रश्न है, प्रश्न को आप खुद पढ़िए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बाजार में व्यापार के फैलने के साथ मुद्रा के स्वरूप में बदलाव आते गया।
जो जैसे जैसा बदलाव बाजार बाजार फैला, व्यापार फैला, वह धीरे धीरे मुद्रा के रूप में भी बदलाव आता गया। अब तो यूपीआई है ना, पेटीएम करो, तो क्या क्या चलता है। मुद्रा के विकास के साथ साथ बाजार का विकास हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का व्यापार बढ़ने लग गया। वस्तु को बेचने वाले जो विक्रेता होते हैं तथा वस्तु को खरीदने वाले जो क्रेता होते हैं, उसकी संख्या बढ़ी। फिर बाजार का रूप बदला, खरीद बिक्री का रूप भी बदला। अभी क्या क्या आ गया है, एक ऐसे बी लिखा रहता है, इस तरीके से रहता है, उसको अभी भूल रहा है सब, नाम में नहीं याद रहा। तो इस तरीके से अभी प्रचलन हुआ। अभी तो गोल्ड से लेकर मतलब पहले भी चलता था, अभी थोड़ा इसका एडवांस हो गया। तो इससे आगे की कहानी द्वारा समझा जा सकता है कि रचित अपने मोहल्ले की दुकान पर कॉपी किताब पेंसिल तथा रबर खरीदने के लिए जाता है। उसके सभी सामानों का मूल्य 50 जोड़ कर 50 रुपया होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपये का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा देकर खरीद वस्तु मतलब जो खरीदता है। दुकानदार मुद्रा लेकर किताब कॉपी पेंसिल वाले को बेचता है ना। इस हिसाब से मान लीजिए हमें कोई सामान खरीदना था, दुकानदार के पास गए, 50 रुपया का नोट दिए, तो वो भी जहां से सामान लेता वो उसको दिया। इस हिसाब से है। दुकानदार को बिक्री से जो रुपये प्राप्त हुआ उसका प्रयोग वह आगे दुकान में भी बिक्री के लिए सामान खरीदने में करता है। आमदनी के कुछ रुपये से वह अपने परिवार को जरूरत की वस्तुओं को खरीदता है और तथा कुछ रुपये भविष्य के लिए भी बचा कर रखता है। भविष्य के लिए आप मान लीजिए जो हमारे पास रुपया है उस बच गया, उसको क्या करेंगे हम, भविष्य के फ्यूचर के लिए रखेंगे। अब उसको कहाँ रखना है, अब इसकी भी बात होता है। तो हमें इसके लिए बात करें, ऊपर आपने देखा कि मुद्रा से लेन देन की क्रिया शुरू हुआ, भुगतान करने की क्रिया तथा बचत करने की क्रिया संपन्न हुई। इसमें कुछ वस्तु के बदले कितनी कीमत चुकाई जाए या निर्धारित किया गया, अर्थात यह मुद्रा के समग्र कार्यों को हमने देखा। अब बात करते हैं बैंक। बैंक जो है, बैंक के नाम आए तो एसबीआई है ना, इसी तरह जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक है ना, बहुत सारे बैंक हैं। तो हम बात करते हैं बैंक की। तो जब यहाँ पे बात करें, जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का जब प्रचलन शुरू हुआ, मौद्रिक जो रुपया पैसा के द्वारा जो है विनिमय प्रणाली करना शुरू किए, तो आमदनी या अर्जित रुपये का संग्रह भी जरूरी था, जमा भी करना जरूरी था। अब घर में रखेंगे तो चोरों आ जाएगा, चोरी कर ले। तो उसके लिए हमें बैंक की जरूरत, कहीं ना कहीं हमें जमा करना होता, जब चाहे उसमें से निकाल ले, जब चाहे हम डाल दें। तो इस हिसाब से बैंक आए। बाद में संग्रहित रुपये को सुरक्षित रखने के लिए बैंक की हमें क्या पड़ा, तो जरूरत पड़ा। समय के साथ साथ आधुनिक युग में टेलीफोन, इंटरनेट अथवा संचार माध्यमों का विकास हुआ है। इससे बाजार में भौतिक रूप में परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे उसका रूप बदलेगा, स्वरूप बदलेगा, परिवर्तन होगा ही। टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से भी वस्तुओं की खरीद बिक्री होने लगे। आज के समय में मोबाइल फोन के द्वारा हम खरीद बिक्री करते हैं। बैंक द्वारा भी इसके लिए कई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। बैंक अपने ग्राहकों को वस्तु के बदले चेक का द्वारा भुगतान किया जाता है। मान लीजिए हमें मान लीजिए कि आप हमें 50 लाख रुपया किसी को देना है, 50 लाख रुपया देना है। आप नोट्स गिनने में आगे दिक्कत होता है, इसलिए चेक आया तो हम यहाँ पर भर दिए, है ना, धीरज कुमार। और इस हिसाब से जो है अपना 50 लाख रुपया जो है हम यहाँ जो दे दिए, ठीक है, 50 लाख रुपया साइन उन कर दिया, बैंक का नाम लिखा हुआ, डेट लिख दिए, 50,000 रुपया बैंक में जाकर वापस आ लिया। तो इस हिसाब से चेक का प्रचलन शुरू हुआ। उसके बाद बात करें, इतना ही नहीं, बैंक अभी तो बहुत कुछ इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में जो लेन देन करने के लिए या खरीद बिक्री करने के लिए बैंक एटीएम भी देता है। एटीएम मतलब डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब आपके बैंक में जितना पैसा है वही पैसा आपको डेबिट कार्ड एक दे देता है कि आप अपना पैसा कहीं यूज कर सकते हैं। आपके बैंक में जितना पैसा है उसी पैसा का यूज कर सकते हो, वही डेबिट कार्ड। ये प्लास्टिक मुद्रा भी कहलाता है। प्लास्टिक मुद्रा मतलब डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या हुआ, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन बैंक आपको लिमिट देता है कि ठीक है आप स्टार्ट 25,000 रुपया हम आपको देते हैं, और इस 25,000 रुपया का यूज कीजिए, लेकिन बाद में हमें फिर भर दीजिएगा, पैसा दे दीजिएगा, वह क्रेडिट कार्ड होगा। इसके द्वारा कोई बिना पास में रुपया रख के बैंक में जमा रुपये के आधार पर वस्तु का खरीद बिक्री कर सकता है। ये वही प्लास्टिक कार्ड मतलब एटीएम, डेबिट कार्ड, ये सब आया उसके बाद। आप बात करते हैं तो यही सब है। तो यह क्लास आपको कैसा लगा युवा हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर तो आप खुद आप कर सकते हैं।
इतना तो जरूर है। यदि फिर भी दिक्कत होता है तो वो हमें बताइए। और ये जो एग्जाम, ये जो भी है, ये स्पेशल क्लास 6 के लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो जितने भी बिहार का एग्जाम होता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे वह बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, या बिहार सचिव, मतलब कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए वह इम्पोर्टेंट है।